लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूनेटोरम ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम, ठीक है, सॉरी। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अम्बिलिकल डिसऑर्डर्स से, ठीक है। तो अम्बिलिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है बच्चे में, वो आपने ध्यान रखनी है, करीबन 40 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 40-50 सेंटीमीटर होता है। और 30 से मतलब नॉर्मल रेंज जो है 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक रहती है, बट ऑन एन एवरेज 50 सेंटीमीटर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ रहती है। और डायमीटर इसका होता है 1.5 सेंटीमीटर एंड वेरिएशन, फिर रेंज मत करो, बस ये ध्यान रखो कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर जो है 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड में ना 2 आर्टरीज, मैंने आपको पहले ही बताया, अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे फेस के जैसे याद करो, ठीक है, 2 आर्टरी गोल गोल और एक वेन, ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है इनिशियली जो है 4 रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा 4th मंथ ऑफ जेस्टेशनल में जो है, मतलब प्रेगनेंसी के 4th मंथ में जो है एक वेन कम हो जाता है और फिर रह जाती है 2 आर्टरी और एक वेन, ठीक है। इसके अलावा अम्बिलिकल स्टम्प सेपरेट्स द स्किन विद इन 3 to 5, हाँ, जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, जुड़ा हुआ रहता है पीछे से नाभि पे, वो तो क्या है 3 से 5 दिन में हट जाता है खुद से ही गिर के, ठीक है। ये होता है अम्बिलिकल स्टम्प, ये पीछे से जो हम अम्बिलिकल कॉर्ड तो पूरी काट देते हैं, छोटी सी जड़ छोड़ देते हैं ना, तो यही होता है अम्बिलिकल स्टम्प, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड की अब एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। एक तो होता है एकॉर्डिया की अम्बिलिकल कॉर्ड ही एब्सेंट है बच्चे में, ठीक है। एक होता है लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, 300 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है। तो अगर इतनी लंबी कॉर्ड होगी ना किसी बच्चे में, तो क्या चांसेस रहता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, जैसे डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम पे क्या बच्चे का सर निकल रहा है बाहर, ठीक है, और साथ साथ कॉर्ड भी निकल जाए क्योंकि ये इतनी लंबी है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये कॉर्ड निकलेगी ना तो ये चोक हो जाएगी, वहां पे चोक होने की वजह से क्या ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, बच्चे को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वो एक दिक्कत हो सकती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, कॉर्ड एनलार्जमेंट गले में बच्चे के लिपट जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कंप्रेसिंग द कॉर्ड वेसल्स रिजल्टिंग इन फीटल डिस्ट्रेस एंड डेथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर कॉर्ड कंप्रेस होगी डिलीवरी के टाइम पे कंप्रेस हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, ठीक है। तो इन सब से क्या है कि बच्चे का डेथ हो जाती है, ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती एंड रिजल्टिंग इन फीटल डेथ, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है, कई बार शॉर्ट कॉर्ड होती है, तो शॉर्ट कॉर्ड कितनी शॉर्ट, 20 सेंटीमीटर से भी छोटी, ठीक है। इतनी शॉर्ट कॉर्ड होगी तब क्या होगा, बच्चा जो है एक्सटर्नल वर्जन नहीं हो पाता। क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है तो बच्चे को रोटेट करना होता है, ठीक है, तो वो चीज फिर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि इतना छोटा कॉर्ड है, सीधे सीधे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चा उसमें इजिली घूम भी नहीं पाएगा, ठीक है। और जो है डिलीवरी के टाइम पे भी जो है प्रेजेंटिंग पार्ट जब निकलेगा बच्चे का, प्रेजेंटिंग पार्ट मैंने पहले ही बताया कि वो पार्ट बच्चे का वो बॉडी पोर्शन जो सबसे पहले दिख रहा है बाहर निकलता हुआ, ठीक है। जनरली इसको जो है हेड होना चाहिए, हेड शुड बी द फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। और तो बोला है कि प्रिवेंट डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट स्पेशली ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा कॉर्ड है, खींचता रहेगा पीछे, हम प्लेसेंटा तो जुड़ा ही हुआ है ना, अभी प्लेसेंटा थोड़ी अलग हो गया है, तो बच्चा फिर निकल नहीं पाता बाहर इसके चक्कर में। और कई बार जो है प्लेसेंटा, जैसे डिलीवरी के टाइम भी छोड़ो, नॉर्मली पेट में ऐसे प्लेसेंटा यहाँ जुड़ा रहता है, ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये बच्चा है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है बच्चे से। तो अब आप समझो, अगर ये अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी है, बच्चा थोड़ा बहुत भी मूव करेगा तो क्या पड़ेगा, इस प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण जो है इसमें खिंचाव आएगा और ये खिंच जाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इससे प्लेसेंटा भी उखड़ जाता है कई बार,
ठीक है। और फेवर माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन माने कि बच्चा जो है क्या हो सकता है कि बच्चा उसको क्या पहले नॉर्मली उसका सर बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन में हो सकता है बच्चे का एक हाथ निकल रहा है, एक पैर निकल रहा है बाहर, ठीक है, तो वो चीज माल प्रेजेंटेशन है। फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है छोटी कॉर्ड के कारण, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू नॉट लग जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से, गले में बच्चे की गांठ लग जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस। इसके अलावा कई बार फॉल्स नॉट होती है, ठीक है, फॉल्स नॉट, ट्रू नॉट। फॉल्स नॉट तो क्या है कि हम कोशिश कर सकते हैं ओपन करने की, बट मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब इस तरीके की गांठ पड़ जाए, दिस इज ट्रू नॉट, और बस खाली मुड़ सा गया है हल्का फुल्का, दैट इज फॉल्स नॉट, ठीक है, या एक गांठ जैसी महसूस हो रही है लेकिन एक्चुअल में वो मुड़ के बंधा नहीं है, दैट इज फॉल्स कॉर्ड, ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। फॉल्स नॉट, सॉरी, नॉट कॉर्ड। तो ये देखिए, दिस इज ट्रू कॉर्ड, मतलब नॉट बंधी हुई है, ठीक है, पूरा घूम के बंधा हुआ है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये सब भी हो सकती हैं दिक्कतें। तो इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड की मल्टीपल डिजीज हो सकती है। और नॉर्मली क्या, 2 आर्टरीज रहनी चाहिए और एक वेन रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल ही आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, वेन भी सिंगल है, तो इसकी वजह से क्या है कि बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, तो कई बार जो है बच्चे की एट्रोफी हो जाती है, बच्चा पूरा डेवलप ही नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, सब कुछ तो ब्लड सप्लाई के थ्रू ही है, आर्टरी नहीं सप्लाई नहीं मिल रही उसको, तो क्या है बच्चे का एट्रोफी हो जाती है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। ये चीज जो है मतलब ये वाला कंडीशन की एक आर्टरी बन रही है, 2 होनी चाहिए लेकिन एक ही बन रही है, ये चीज ज्यादातर हमको ट्विंस के केस में देखने के लिए मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन के चांसेस, फीटो एन्यूप्लॉइडी, फीटल माल डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, बच्चा प्रॉपर्ली ग्रो ही नहीं करेगा डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण, और बच्चे की मृत्यु बहुत इसमें, मतलब मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत इसमें बढ़ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर एक होता है ऑप्थेल ऑम्फेलाइटिस, ठीक है, ऑम्फेलाइटिस आइटिस जो शब्द है, इट इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ऑम्फेलाइटिस, तो ऑम्फेलाइटिस में क्या हो जाएगा कि any redness or induration or pus drainage around the umbilical stem or the umbilical is called omphalitis, यानी कि अम्बलाइकस के आसपास पस भर जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, इस सारी चीजों को हम लोग ऑम्फेलाइटिस कहते हैं। और इसके अलावा ये जो किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, इकोलाई, इन सारे बैक्टीरिया की वजह से ये ज्यादातर पाया जाता है। और ये बस केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, ये क्या है, इट कैन कॉज लोकल इन्फेक्शन, इससे हो जाता है, तो इट कैन समटाइम कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक सेप्सिस, सेप्सिस माने इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक यानी फुल बॉडी इन्फेक्शन करवा देता है, ठीक है, एंड सेप्सिस माने इन्फेक्शन हो जाना। साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, सेलुलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन अराउंड द अम्बिलिकल स्टम, पस निकलेगा, ठीक है, फीवर है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट तेज रहेगा बच्चे का, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, पुअर फीडिंग रहेगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करना है, एंटीसेप्टिक से आपने इसको क्लीन करना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन है, ऑइंटमेंट है, ये सारी चीजें वहां अप्लाई करनी है तब तक जब तक रेडनेस कम ना हो जाए, तो दिन में 3 से 4 बार। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक थेरेपीज का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको देनी ही पड़ेंगी। सपोर्टिव केयर, और जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जैसे कभी बच्चे को हाइपोटेंशन है, रेस्पिरेटरी फेलियर इसकी वजह से हो रहा है, तो वो सब आप अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अम्बिलिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है बच्चों का, दैट इज अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है, इसी को एक्सॉप्थ एक्सऑप्थेलोस भी कहते हैं।
और ये अम्बिलिकल हर्निया ना बच्चों में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यहाँ से थोड़ा सा कुछ इंटेस्टाइनल कंटेंट निकलने लगता है, हर्निया में वही होता है इनमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ अम्बिलिकल फेशिया, ठीक है। अम्बिलिकल मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती छोटे बच्चे में, तो क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट, इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट क्या निकलेगा, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन जो है इसके थ्रू निकलने लगती है थोड़ी, और कहाँ से निकलती है, थ्रू द अम्बिलिकस इनटू द स्किन, ठीक है। और उसके ऊपर पूरी अलग सी चमकती भी नहीं दिखेगी अम्बिलिकस, उसके ऊपर कवरिंग, सॉरी, इंटेस्टाइन चमकती भी सी नहीं दिखती है, उसके ऊपर कवरिंग भी रहती है, बट अम्बिलिकस यहाँ से निकलता है, ठीक है। द एग्जैक्ट रीजन जो है हर्निएशन का नहीं पता है। ये क्या है कि इट इज एसोसिएटेड कुछ सिंड्रोम्स के साथ ये पाई जाती है, जैसे अगर बच्चे को ट्राइजोमी हो ऑफ 13, ट्राइजोमी ऑफ 18, बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो ये सारा हर्निएशन जो है, अम्बिलिकल हर्निएशन, ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब भी बच्चा रोएगा ना, तो ये चीज आपको रोते हुए बच्चे का प्रोट्यूड आउट होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर नहीं भी दिखेगी तो रोते हुए बच्चा प्रोट्यूड आउट करेगा। हर्निएशन जो है रिड्यूस हो जाता है जब बच्चा चुप होगा, बच्चा रोने लगेगा तो प्रेशर पड़ता है ना एब्डोमेन पे भी रोने में, तो क्या होता है कि प्रेशर पड़ने के कारण जो इंटेस्टाइन है वो बाहर की ओर और आने लगती है, वैसे ही वो बाहर आ रही है तो वो क्लियरली विजिबल हो जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की सीधे बात करेंगे तो ट्रीटमेंट जो है ना, 3 साल तक तो हमें कुछ नहीं करना है। कई बार वो खुद से, जैसी अभी क्यों वो बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि बच्चे का जो अम्बिलिकल मसल्स है वो पुअरली डेवलप है, ठीक है। तो जब वो डेवलप हो जाएंगे तो ये हर्निएशन की दिक्कत नहीं होती। तो हमने 3 साल तक तो खाली नोट ऑब्जर्व करना है बच्चे को, ठीक है। कोई तरीके का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल इंटरवेंशन आपको कब करना पड़ेगा, जब बच्चा 5 से 6 साल का हो गया है, अब भी वो हर्निएशन ठीक नहीं हुआ है, तब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जैसे इन्फेक्शन आदि, तब आप उसका ट्रीटमेंट करिए, अदरवाइज इसमें कोई एज सच सर्जरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बार दिखा देती हूँ। ऐसा होता है अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नाभि में ऐसा गांठ जैसा बनते हुए आएगा। ये चीज ना ज्यादा तब दिखती है जब बच्चा रोता है, नहीं रोएगा तो ऐसी गांठ सी बाहर को नहीं निकल के आती, जब रोता है तो इस तरीके से ज्यादा फील होती है। और इसमें बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, ठीक है। इंटेस्टाइन जो इस तरीके से देखो, यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो, इस तरीके से बच्चे का इंटेस्टाइन जो है उस थैले में जैसे बाहर को निकल के आ जाता है, खुद से ठीक हो जाता है ये चीज बच्चों में। लेकिन अगर 5 से 6 साल का बच्चा हो गया है फिर भी देखो ऐसा होता है, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तब फिर आपको क्या है, सर्जरी इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया है छोटे बच्चों का, जब बच्चा रोएगा तब ये ज्यादा दिखता है, वैसे कई बार जो है नहीं भी दिखता है, ठीक है। तो ये फिर एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है अम्बिलिकल ग्रेन्युलोमा। तो ये क्या होता है, रेडिश फ्लैश लाइक पेल नोड्यूल एट द बेस ऑफ द अम्बिलिकल, उनको देखने के लिए मिलता है। और ये देखो ऐसा रेड रेड सा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा रेड रेड गांठ जैसा, रेडिश फ्रेश फ्रेश फ्लैश जैसे हो, ठीक है, मांस का टुकड़ा हो लाल चमकदार, उस तरीके का ये दिखाई देता है, ठीक है। हम्म, ये ऐसे छोटे बच्चे की नाभि से निकलता हुआ इस तरीके का फ्रेश मांस का टुकड़ा ये होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल ग्रेन्युलोमा।
तो ये क्या होता है कि ये होता है, क्या बोल रहे हैं कि रेडिश फ्लैश लाइक पेल नोड्यूल जैसा गांठ जैसा होता है, और कहाँ से निकलता है, अम्बिलिकल के बेस से निकलता है। ठीक है, इसमें से कोई जो है पुरुलेंट डिस्चार्ज आदि कुछ ऐसा खास नहीं होता है, खाली ऐसी सफेद सॉरी लाल एकदम गांठ जैसी होती है। ठीक है, और ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉटराइजेशन से। कॉटराइजेशन के लिए क्या करना है, हमने छिड़क देना है थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, कॉमन सॉल्ट आदि, इनको 3 से 4 दिन तक छिड़कते हैं तो ये ना ऐसे जला के सुखा सा देता है इसको। ठीक है, तो ये चीज अपने आप से ठीक हो जाती है। और कई बार ना इसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो जो लोकल सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो चीज हमको ठीक करनी पड़ सकती है, उसका ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। बाकी ये सब ठीक है। फिर एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है अम्बलाइकल सेप्सिस। सेप्सिस माने इन्फेक्शन, तो अम्बलाइकस का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एट द बेस ऑफ द कॉर्ड एंड फाउल स्मेलिंग पुरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, इसमें ये दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, और ये होता क्या है, इट इज इन्फेक्शन ऑफ द अम्बलाइकल। ठीक है, अम्बलाइकस का इन्फेक्शन है ये, और इसमें अम्बलाइकस का जो बेस है, ठीक है, वहां से क्या है, पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है, फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल के साथ, और इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें अगर म्यूकॉइड डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो हमने क्या है, ऑन द अम्बलाइकल स्टम और आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अम्बलाइकल सेप्सिस। ठीक है, अगर आपको म्यूकॉइड डिस्चार्ज दिख रहा है, ठीक है, म्यूकस निकल रहा है, तो वो ये नहीं बताता कि इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन होगा तो पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलेगा, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलेगा, पस वाला डिस्चार्ज निकलेगा अलोंग विथ स्मेल। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉटन स्वाब में जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसको लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में भेज दीजिए। ठीक है, और फिर उससे हम पता चल जाएगा कौन से ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है। और बाकी ना इसमें फॉर कंफर्मेशन देयर इज क्लिनिकल एविडेंस ऑफ पेरी अम्बलाइकल इन्फ्लेमेशन एंड प्रेजेंस ऑफ पस इन द एक्सुडेट। ये वही पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप अम्बलाइकल सेप्सिस तभी बोलेंगे जब अम्बलाइकस के आसपास इन्फ्लेमेशन हो और अम्बलाइकस से पस निकल रहा हो, अदरवाइज वो सेप्सिस की कंडीशन नहीं है, वो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। ट्रीटमेंट वही है कि माइल्ड केसेस होंगे तो आपने क्या हल्का वहां पे स्पिरिट वगैरह से क्लीनिंग करनी है, ट्रिपल डाई है, इथाइल अल्कोहल या बिटाडीन। ठीक है, ये और एंटीबायोटिक पाउडर यूज करना है। अगर पूरे बच्चे को सिस्टमिक इन्फेक्शन है, फीवर भी हो रहा है, ठीक है, थकान भी है, बच्चे को खाना भी नहीं खा रहा, तब आपने फिर इंजेक्शन के रूप में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। देन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है नियोनेटल सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया सेप्सिस का मतलब होता है सॉरी इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्सिस मींस इन्फेक्शन, ईमिया मींस इन ब्लड। ठीक है, तो बच्चे के पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो नियोनेटल सेप्टिसीमिया जो है वो क्या होता है, डायग्नोज जब बच्चे को इन्फेक्शन गेन एसेस इन ब्लड। ठीक है, सेप्टिसीमिया कब होगा, ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन जो है ब्लड में आ जाएगा और बच्चे को जो है जनरलाइज फीचर दिखने लगेंगे इन्फेक्शन के। अब वो क्या होते हैं जनरलाइज फीचर, तो जैसे बच्चे को फीवर आने लगेगा, ठीक है, बच्चा खाना नहीं खाएगा अच्छे से। और इसमें ना बता अभी चलो ये क्लिनिकल फीचर्स है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें ना इट इज एसोसिएटेड विथ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ये जो नियोनेटल सेप्सिस है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली नियोनेटल सेप्सिस, एक होता है लेट नियोनेटल सेप्सिस। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के फर्स्ट 72 आवर्स में ही बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, तो वो अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया कहलाएगा। अगर बच्चे को पैदा होने के 72 आवर्स के बाद इन्फेक्शन हुआ है तो वो कहलाएगा लेट ऑनसेट सेप्टिसीमिया। ठीक है, तो दो प्रकार के ये हो गए। और इसमें ना मतलब किन बच्चों को अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया होता है, किन बच्चों को लेट ऑनसेट सेप्टिसीमिया होता है। ठीक है, तो जो लो बर्थ वेट है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो रखा है किसी का, ठीक है, मतलब क्या है, पहले एक इस तरीके का एमनियोटिक बैग होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, उसी में तो बच्चा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर इसका ये जो बैग है ना उसका, वो बहुत टाइम मतलब पहले ही रप्चर हो गया लेकिन अभी तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाई, तो ये भी जो है बच्चे को
अर्ली इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है। ठीक है, इसके अलावा फाउल स्मेलिंग लिकर है, ठीक है, किसी का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है फाउल स्मेलिंग है, तो वहां पे भी ये चीज देखने के लिए मिलेगी। सिंगल अनक्लीन और मोर देन 3 वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है, अगर ज्यादा वेजाइनल एग्जामिनेशंस करते हैं ना डॉक्टर ड्यूरिंग द लेबर और वो भी अनहाइजीनिक तरीके से, तो भी बच्चे को जो है इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मैटरनल फीवर चल रहा है, ठीक है, मैटरनल फीवर हो गया विद इन 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसके अलावा मतलब डिलीवरी होने वाली थी, उसी के डिलीवरी होने के करीबन 1-2 हफ्ते पहले ही मदर को फीवर हुआ है। प्रोलॉन्ग लेबर चला है, ठीक है, म्यूकोनियम बच्चा खा गया, या फिर बर्थ एस्फेक्सिया हो गया, डिफिकल्ट रेससिटेशन, इन सब में अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया हो जाएगा। बच्चे के पैदा होने के 72 आवर्स में ही बच्चे को सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं। एंड लेट ऑनसेट क्या है, जब बच्चा लो बर्थ है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड, अच्छे से नहीं खा रहा है, ठीक है, कोई फीड भी खा रहा है तो एस्पायरेट कर जा रहा है, वो लंग्स में पहुंच जा रहा है, अच्छे से नहीं खा पा रहा। सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो रखा है बच्चे को, जैसे अम्लाइकल सेप्सिस है, ठीक है, कोई इस तरीके का। इसके अलावा जो है बच्चे की डिस्ट्रप्शन ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी विद द निडल प्रिक एंड यूज ऑफ आईवी फ्लूइड, बच्चे को बहुत ज्यादा ड्रिप्स चल रही हैं तो बार बार क्या उसकी स्किन में छेद कर रहे हैं, तभी तो इंजेक्शन लगेगा, तो स्किन प्रिक की हुई है ना, तो वहां से भी बच्चे में इन्फेक्शन जाने का चांस रहता है। जो अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया है ना, इसको कौन सा बैक्टीरिया कराता है, 1-2 नाम ध्यान रखेंगे, ई कोलाई एंड क्लैबिसिला, ठीक है बस। और लेट ऑनसेट वाले को करवाने वाला मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें भी ग्राम नेगेटिव ही रहता है, बट देखो चलो पढ़ ही लेते हैं। देखो अर्ली ऑनसेट में क्या है, इन इंडिया ये जो अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करेगा, जैसे कि ई कोलाई, क्लैबिसिला, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज, ठीक है, और ये क्या होती है, ये स्पीशीज जो है प्रिविलेंट इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द मदर और इन द लेबर रूम, ठीक है, व्हेन एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट बेबी इज कंसिडर्ड टू बी इन्फेक्टेड। ये सारे क्या है, ये सब है रिस्क फैक्टर, ठीक है, अगर मोर देन 3 रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट तो बच्चे के हाई चांसेस है कि वो उसको अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया करते हैं ना, ये लेबर रूम में पाए जाते हैं, साथ ही साथ कहाँ पाए जाते हैं, जो मदर का जेनाइटल ट्रैक है वहां पे भी ये सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बच्चे को होने के चांसेस हाई हैं। लेट ऑनसेट वाले में क्या है कि ये जो है इसमें ना जब बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखते हैं बहुत ज्यादा समय तक, तब बच्चे को ये वाला इन्फेक्शन होने का चांस है, तो वही बोला है नर्सरी या वार्ड में रखते हैं बच्चे को, वहां से लगता है ये इन्फेक्शन मेनली। और इसमें भी कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, वही क्लैबिसिला निमोनिये, ठीक है, एंट्रोबैक्टीरिया है, ई कोलाई है, स्यूडोमोनास है, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ग्राम नेगेटिव से हो, ये जो है ग्राम पॉजिटिव के भी कारण हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा कि जब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, फुल बॉडी इन्फेक्शन, तो बच्चे में क्या रहेगा कि द मोस्ट कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन इज द ऑल्टरनेशन इन द फीडिंग पैटर्न, बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा बच्चे को, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नहीं उसका मेंटेन रह पाएगा, और इसमें बच्चे को निमोनिया है, मेनिंजाइटिस हो जाता है बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मैंने बताया निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये सारी चीजें बच्चे को हो जाती हैं। डायग्नोसिस की बात करें ना, तो आप क्या क्या करा सकते हैं, WBC काउंट करा लो, ठीक है, TLC करवा लो बच्चे का, आप ना पूरा CBC करवा लीजिए, तो CBC में ही ल्यूकोसाइट WBC का काउंट भी दिखेगा, न्यूट्रोफिल भी उसमें दिख जाएगा, ठीक है। और CRP इज C रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, C रिएक्टिव प्रोटीन ये जो है इंडिकेटिव होता है ऑफ द इन्फेक्शन। इसके अलावा क्या है, माइक्रो ESR भी जो है ना हमको इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो क्या है हमको
इसमें ही दिख जाएगा। ESR भी हमारा किस में आ जाता है, CBC में आ जाता है। तो आप डायग्नोसिस में सीधे सीधे CBC लिख दीजिएगा, ठीक है, कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे CBC से। ट्रीटमेंट क्या है, अब जो साइन सिम्टम्स आए ना वही उसी का आपने ट्रीटमेंट करना है। नियोनेटल निमोनिया हुआ है तो आप एम्फिसिलिन और जेंटामाइसिन दे दो बच्चे को, एंटीबायोटिक्स हैं ये सारी, ठीक है, सिर्फ एंटीबायोटिक की थेरेपी चलेगा इसमें क्योंकि इन्फेक्शन का केस है। अब अगर बच्चे को हो रखा है नियोनेटल मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस के केस में बच्चे को एम्फिसिलिन, जेंटामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल इन तीन का कॉम्बिनेशन दो, या दो सेफ्ट्राइक्सिम, जेंटामाइसिन, एम्फिसिलिन एंड सेफॉक्सिन, ठीक है, इनमें से कोई, इन दो कॉम्बिनेशन में से कुछ भी दे सकते हो और चलेगा सिर्फ एंटीबायोटिक थेरेपी ही क्योंकि बच्चे को हुआ है इन्फेक्शन। और बाकी सपोर्टिव केयर दीजिए, ठीक है, कि जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपने ध्यान रखना है। बच्चे का प्रॉपर वार्म दीजिए, बच्चे को ऑक्सीजन दीजिए, वेंटिलेशन की जरूरत हो वो करिए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखिए और जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है बच्चे को वो खिलाइए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हमने कवर किया, ठीक है, ये सारा पॉइंट हमारा फिनिश हो जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है दुष्य स्तन्यजन व्याधि, ठीक है, इसमें एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हमने करना है, ठीक है, दुष्य स्तनपान जन्य व्याधियां, एक क्षीर आलसा, कुकुनक, अहिपूतना, ठीक है, नैपकिन रैशेस, ये वाले पॉइंट्स हैं। अब इसमें स्तन्यपान जन्य व्याधियों में ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने देखना है, ठीक है। देखो आचार्य, चलो मैं इसे बता ही देती हूँ। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जो वात दूषित स्तन है, ठीक है, वात से दूषित जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको पीने से बच्चे को क्या बीमारी होगी, तो बच्चे में कृशता है, स्वाद हानि आएगी, ठीक है, और कृशता पूर्वक वृद्धि, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, बद्धमल कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, मूत्र बच्चे का और अपान वायु, ठीक है, ये चीज ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगी, नहीं निकल पाएंगी। बच्चे को वातिक शिरोरोग, पीनस रोग, रनिंग नोज, ठीक है, जुकाम रहेगा और रूक्षता से बल हानि रहेगी, ठीक है, ड्राइनेस रहेगा फुल बॉडी में, बच्चे में क्षमता ताकत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर पित्त दूषित स्तन्य, ठीक है, पित्त से दूषित है ब्रेस्ट मिल्क, तो बच्चे में क्या है, शरीर से अति स्वेद की उत्पत्ति होगी, बच्चा जो है अति तृष्णा से पीड़ित रहेगा, मल भेद यानी कि एक्सेसिव डायरिया करेगा बच्चा, ठीक है, और शरीर जो है उष्ण रहेगा, पांडु एवं कामला बच्चे को रहेगा, एनीमिया एंड जॉन्डिस बच्चे को होगा। अगर कोई डिजीज, अगर बच्चे को क्या है, कफ दूषित स्तन्यपान करे बच्चा, ठीक है, कफ से दूषित ब्रेस्ट मिल्क पिएगा बच्चा, तो उसको क्या बीमारी होगी, तो उसको हो जाएगा वमन, ठीक है, कुलथन मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, ठीक है, वमन है, कुलथन नोजिया टाइप सा, ठीक है, लाला श्राव हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल आपको कफ से याद रहे वो निद्रा, क्लम, श्वास, कास, प्रसेक, एक्सेसिव सलाइवेशन, तमक श्वास, लालू, ठीक है, मतलब हमेशा आलसी सा पड़ा रहेगा बच्चा, मुख और नेत्र शोथ युक्त रहेगा, जड़ता रहेगा बच्चा, स्टिफ रहेगा, ठीक है, हृदय रोग रहेंगे और भी अन्य प्रकार के कई रोग बच्चे में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आचार्य काश्यप ने क्या बोला, आचार्य काश्यप ने बोला है कि अगर लवण रस युक्त दुग्ध पिएगा ना बच्चा तो उसमें पंगुता हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो लेग डिफॉर्मिटी, वल्गैरस और वेरस, इस तरीके की लेग डिफॉर्मिटीज होंगी बच्चे को, ठीक है, जड़ता हो जाएगा, स्टिफनेस रहेगा, मुक्ता रहेगा बच्चे में, ठीक है, मतलब मुक्ता माने कि बच्चा गूंगा बहरा टाइप का, ठीक है, वो रहेगा बच्चा। और इसके अलावा क्या बोला है, और भी कुछ व्याधियां बताई हैं कि जो दूषित स्तन्य पानी के सेवन से होती है, जैसे कि फक रोग, ठीक है, फक रोग इज रिकेट्स, ठीक है, तो इसको मॉडर्न में रिकेट से रिलेट करते हैं, तो उन्होंने भी यही बोला है कि फक रोग कब हो जाता है बच्चे को, जब वो श्लेष्मिक दुग्ध दोष, ठीक है, मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, कफ से दूषित ब्रेस्ट मिल्क अगर बच्चा पी ले, गर्भवती माता का दुग्ध पीने से उत्पन्न जो प्रेग्नेंट लेडी है
उसका कोई बच्चा दुग्ध पिएगा तो वो दुग्ध भी क्या है बच्चे में रिकेट्स करवा देता है, बच्चे को बाल शोष हो जाता है, मतलब कार्शिता आ जाती है, समझो बच्चा बहुत दुर्बल हो जाता है, इमेसिएशन हो जाता है बच्चे का, तो वो भी स्लैश में दोष का दुग्ध पीने से होता है। ठीक है, बच्चे को पारिगर्भिक रोग हो जाता है, तो हमने ये सब आगे पढ़ना भी है हमने। तो बच्चे को जो पारिगर्भिक रोग है वो माता का दुष्ट, गर्भवती माता का दूध पीने से। ठीक है, इसी तरीके से क्षीरालसक हो जाता है, पढ़ेंगे अभी, वो त्रिदोषित दूषित त्रिदोष से दूषित दुग्ध पीने से बच्चे को क्षीरालसक हो जाता है। ठीक है, क्षीर पीने के कारण, अल्सक माने एक तरीके से कब्ज टाइप, आप समझो अल्सक क्या होता है, आलसी की तरह जब आहार, अपच्य आहार पेट में पड़ा रहे। ठीक है, तो वो ये क्षीर अल्सक भी उसी तरीके से कुछ आप समझिए। अहिपूतना, ठीक है, ये भी अभी नैपकिन रैशेस होता है, तो दुष्ट स्तन्यजन, स्तन्यपान से ही होता है। इसी तरीके से कुकुड़क, ठीक है, ये जो नियोनेटोरम ऑप्थेल्मिया, ठीक है, जो बच्चे का कंजक्टिवाइटिस है ना, वो माना जाता है, मतलब अब तो हमें पता चल गया बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट इसमें पहले माना जाता था कि दुष्ट रक्त दुष्ट रक्त नहीं, दूषित स्तन्यपान से। ठीक है, विसर्प स्किन डिजीज अगेन बच्चे को कब हो जाएगी, जब वो दुग्ध दोष से ही होगा। चर्मदल अगेन स्किन डिजीज है। ठीक है, और ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? आफ्टर कंजम्पशन एज अ डाइट, ठीक है, लैक्टोज क्या करता है, टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये किससे होता है, लैक्टेज, जैसे लैक्टोज है, ठीक है, इस पे एक्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, और लैक्टोज टूट जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन चलती है नॉर्मल। लैक्टेज जो एंजाइम है वो क्या है, कहाँ पे मौजूद रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में बनता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ कंडीशन जहाँ पे क्या है, साइन सिम्टम्स, जैसे ही बच्चा लैक्टोज जिस भी आइटम में प्रेजेंट होता है, वो जैसे ही बच्चा खाता है ना, तो क्योंकि इन बच्चों में क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम नहीं होता, ठीक है, जो लैक्टोज को तोड़ के डाइजेस्ट कराएगा, तो ये बच्चे जैसे ही लैक्टोज वाला फूड आइटम खाएंगे या पिएंगे, तो इन बच्चों को तुरंत जो है कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज रेफर्ड, लैक्टोज इंटॉलरेंस का दूसरा नाम है लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन। ये जो है इस कॉमन डिजीज, और इट इज रेयर इन द चिल्ड्रन लेस देन 5 years। चार मेन कारण माने जाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। पहला है प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी, कि लैक्टेज एंजाइम नहीं है, या हो सकता है ये जो प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी है, इसमें क्या है, बाय बर्थ बच्चे में लैक्टेज एंजाइम नहीं है, ये तो ठीक है। सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी है कि किसी कारण से इंटेस्टाइन में इंजरी हुई, इंटेस्टाइनल इंजरी के कारण क्या है, वो लैक्टेज एंजाइम डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि वो लैक्टेज एंजाइम बन कहाँ से रहा था, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से ही। तो अगर किसी भी कारण से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज हुई ना, तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। तो गैस्ट्रो मीन्स, गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक, एंट्राइटिस इज फॉर इन्फ्लेमेशन। नहीं देखो, गैस्ट्रो पेट के लिए होता है, एंटर जो शब्द है दैट इज फॉर इंटेस्टाइन, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, तो गैस्ट्रो एंट्राइटिस मींस स्टमक का, एंड इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, इसमें भी क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ना डैमेज हो जाती है, तो फिर लैक्टोज बनेगा नहीं। इसके अलावा सीलिएक डिजीज, ये भी ऐसी होती है, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, केवल नाम ध्यान रखो, इन सब में क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज होती है इन सभी डिजीजेस में। ठीक है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है किसी की, कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे, तो वो भी इंटेस्टाइन पे असर डालती है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल वॉल अगर डैमेज होगी, तो इन सब से क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल के डैमेज होने से लैक्टेज नहीं बनेगा फ्यूचर में। तीसरा जो कारण है वो है कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये कोई ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के कारण जो है बच्चे में मिलता ही नहीं है। जो प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी है, ये क्या है, ये जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे
डिक्रीज होना, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ लैक्टेज एंजाइम शरीर में कम हो जाना इस प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। एंड मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी आवाज नहीं भी दिख आपकी रही, glitch कर नहीं रही है। दिख रही।